हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, तो मैथ्स में कौन सा टॉपिक में स्टार्ट करूं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रतिशत। प्रतिशत मैंने क्यों चुना? क्योंकि प्रतिशत के बाद जो आने वाले टॉपिक है लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और भी आने वाले समय में जैसे कि हम पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिश्रण हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलने वाला है। परसेंटेज वैल्यू को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना और इसमें अगर हमारी कमांड बढ़ जाए तो हमारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाते हैं। आपको आने वाले दिनों में खुद आप इस बात को फील करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। प्रतिशत क्या होता है, चलिए उसकी चर्चा करते हैं और सीधे सीधे एक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि जो परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कैसे करते हैं, या फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में। कहने का मतलब प्रतिशत मात्रा को भिन्नात्मक मान में या भिन्नात्मक मान को प्रतिशत मान में कैसे चेंज करते हैं, उसको पढ़ने से पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रतिशत कहने का मतलब जो हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है, प्रतिशत निकालना, इसका मतलब हमने ये देखा है 1/100। ठीक है ना, मतलब सीधे सीधे बोलते हैं कि 100वां हिस्सा होता है उसका। क्लियर है? अब अगर मैं लिख दूं 10%, 10%, तो क्या बोलूंगा इसका मतलब 10 गुणित 1/100। इसके बाद मुझे प्राप्त होता है 1/10, ये काटने के पश्चात। इसका मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या देखा, परसेंट वैल्यू, ये एक प्रतिशत मान है। प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, 1/100 से गुणा करना पड़ता है। क्लियर है? प्रतिशत मान है, भिन्न में बदलना है तो फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 से गुणा करना पड़ता है। जैसे कि मैं सीधे 100% की वैल्यू निकालता हूं। 100% मतलब क्या, तो क्या करना पड़ेगा, 1/100 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? अगर 50% निकालता हूं, 50% निकालने का मतलब 50 में 1/100 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। क्लियर है? तो परसेंटेज वैल्यू थी मेरे पास 50%, एक प्रतिशत मान था। प्रतिशत मान को मैंने भिन्नात्मक मान में परिवर्तित किया, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया। तो 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। 100% का मतलब पूरा, मतलब 1। ठीक है, तो 100% का मतलब 1 और 50% का मतलब 1/2। तो मैं यहां साइड में लिखते जाता हूं, 100% का मतलब 100% का मतलब 1, 50% का मतलब 1/2, आगे प्रतिशत मात्रा और भिन्नात्मक मान, इसमें अगर एक संबंध आपको अच्छे से, अगर इसमें कमांड बढ़ गई तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉल्व होते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा फॉर्मूले नहीं रटवाऊं आपसे, सीधे कॉन्सेप्ट बताऊं और ट्रिक्स, आपको बहुत सारे ट्रिक्स सीखने मिलेगी। अगर मैं 25% का मान निकालना चाहता हूं तब क्या करूंगा, 25 में 1/100 का गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त होगा मुझे, 25 चौकी 100, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब होता है 1/4। चलिए 1/3 भी निकाल लेते हैं। 1/3 मतलब कि 1/3। किसका 1/3, 100 का 1/3। डिवाइड करेंगे 3 से, 33.33% ये आएगा। तो 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3। 1 का मतलब समझ में आया, 1/2, 1/4, 1/3। इसको ऊपर भी लिख लेना कॉपी में आप लोग। ठीक है, आगे 1/5। अब यहां से 20% की अगर बात करें, 20% का मतलब क्या होता है, 1/100, 1/5। ठीक है, अब इतना तो सबको आता है। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब आगे 1/6, 1/7 क्या होता है देखते हैं। अब जैसे कि अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू को, अभी हमने क्या किया,
प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया, प्रतिशत मात्रा को भिन्नात्मक मान में चेंज किया। अगर मैं उल्टा करता, 1/2 को चेंज करना है, मतलब एक भिन्न को अगर फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है, तब क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, 100 से गुणा करना पड़ेगा। वहां हम क्या करते थे? 1/100 से गुणा करते थे, ठीक है ना। और अभी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर चेंज करना है परसेंटेज में, तो 1/100 से गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। एक चीज परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसके हिसाब से हम काम करेंगे। सेकंड, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये सेकंड नंबर का। ये कोई मैं फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूं, बस ये समझाने के लिए मैंने बोला हूं, ठीक है। अच्छा, आगे 1/2 अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 50% आएगा, ठीक है। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 के बाद में 1/6, 1/7 और आगे कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी होती है जो काफ़ी मतलब हमें याद करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1/5 हो गया था, 1/6 मैंने क्या बोला? 100 से हम गुणा करेंगे, जो भी आएगी परसेंटेज वैल्यू आएगी, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त होगी। तो 2 तिया 2 पंचे 10, 50/3, तो 3 16 तिया 48, 2 बचा, 3 छक्के 18 और 3 छक्के 16.66, या फिर इसको आप जब भाग देंगे तो 16 सही 2/3%, ये होता है 1/6 का मान। इसका मतलब 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। इसे आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं, 1/7 की अगर वैल्यू निकालना चाहे परसेंटेज वैल्यू, तो भाग देते हैं, 7 एकम 7, उसके बाद 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, 14.28%, या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 14, जब भाग देंगे तो 2/7 आएगा। ये दोनों को दोनों मान बिल्कुल सही है। तो 1/7 का मान 14.28 बोलो या 14 सही 2/7 बोलो, एक ही मतलब है। अब आगे 1/8 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 पंचे, फिर काट दो, 2 दूनी 2 25, 25 का आधा 12.5, तो 12.5% बोलो या 12 सही 1/2% बोलो, दोनों सही है। 1/8 का मान 12.5%। अब देखो ये 1/8 कितना ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए, देखते हैं। 1/8 आपको बहुत सारी जगह 3/8 देखने मिलेगा, या फिर 3/8 अगर हमको निकालना है, 1/8 बराबर 12.5। देखना, पहले तो डायरेक्टली निकाल के देखते हैं। 3/8 अगर हम निकालना चाहें, गुणा 100 कर दो, 100/8 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100/8 लिख सकते हैं इसको। 3/8 को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें? परसेंटेज वैल्यू में, 100/8 लिख सकते हैं। और 100/8 का मतलब क्या था? 12.5% था। क्या जाएगा सीधे गुणा करने के बाद? 37.5%, और बहुत जगह काम आता है 37.5%। तो डायरेक्टली याद करना है कि 37.5% की वैल्यू कितनी होती है? 3/8 होती है। तो यहां से 3/8 बराबर 37.5% ये होता है, ठीक है। और देखते हैं आगे 5/8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5/8 का बोलेंगे, सेम प्रोसेस, 5 गुना कर देना है किसको? 12.5 को। तो 12.5 इसको आप निकालेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और आधा का 5 गुना मतलब कि ये 60 प्लस 2.5, 62.5% होता है 5/8। तो 5/8, अब मैंने 4/8 क्यों नहीं निकाला? 4/8 का मतलब ही 1/2 होता है, जो कि 50% हमको तो पता ही है, ठीक है ना। तो 5/8 62.5%। तो ये जो वैल्यूज हैं 20% के बाद 16 सही 2/3%, 14.28%, 12.28%, 37.5%, 62.5%। आने वाले चैप्टर्स में और परसेंटेज में आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस टेबल को आप बिल्कुल एक बार कॉपी में नोट डाउन करना है और बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है, कभी हम भूलें ना, ठीक है। और ऐसे आने वाले चैप्टर्स में बहुत कई बार यूज होते जाएंगे, तो हमें वैसे भूलने का सवाल है ही नहीं।
अब 5/8, क्या 7/8 भी हो सकता है क्या? देखते हैं 7/8 हो सकता है क्या? होना तो है ही, लेकिन वैल्यू कैसी आती है? 7 से गुणा कर देंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहने का मतलब। 12 7 84, 87.5 के आसपास। 7 गुणित 12.5 जो कि इसकी वैल्यू है, 12 7 84 हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखो, 12 7 84 हो जाएगा। 0.5 को 7 से गुणा करूंगा, कहने का मतलब यही हो रहा है ना, आधा कर रहा हूं मैं। 3.5 होता है 7 का आधा, 3.5 हो जाएगा। 87.5%, ये किसका मतलब है? 7/8। बहुत इंपॉर्टेंट, 87.5% बराबर 7/8। तो 7/8 बराबर 87.5%। तो परसेंटेज चैप्टर में ये जो टेबल आपके राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है, इस टेबल को बिल्कुल कॉपी में नोट करना है और याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 वैल्यूज़ और हैं, जैसे कि ये बहुत कई बार डायरेक्टली आपको परसेंटेज में दिखाई देता है 15%, 12%। तो 12% का मतलब 3/25 होता है, 15% का मतलब 3/20 होता है, ठीक है। और 1/9, 1/8 तक हम गए थे, 1/9 भी देख लेते हैं। 1/9 का मतलब 11.11%। जब हम 1/9 गुणित 100 करेंगे तो इतना ही आपको देखने मिलेगा। तो ये 3 वैल्यूज और आप ऐड कर लीजिएगा। ये 15% की वैल्यू हमें बहुत काम आती है, ठीक है ना। कैसे काम आती है? अगर मान लो 45% अगर हमसे पूछ लिया गया, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 15% का पता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 15% इंटू 3 बराबर 45%। तो 3/20 हमको पता है 15% का मान, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9/20। तो 45% का याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। 15%, 30% की वैल्यू अगर पूछ लेता है तो 15% इंटू 2, 15% का मतलब 3/20 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये 3/10। वैसे इसको डायरेक्टली हम डिवाइड करके 100 से निकाल सकते थे, लेकिन 45 के केस में 60, उसके बाद 75 के केस में बहुत ज़्यादा फायदा देता है, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू हैं, आपको और नोट डाउन कर लेना है, खासकर 12%, 15% और 1/9 भी, क्योंकि हमारा टेबल पूरा हो जाएगा 1/9 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और कितने कम समय में हम उसको बना सकते हैं, और कौन कौन से नए तरीके आज हम सीखने वाले हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन में, मोबाइल की स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, ठीक है। पहला, एक संख्या का 15%, पहला क्वेश्चन, एक संख्या का 15% 60 है, तो उस संख्या का 12% क्या होगा? बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एक संख्या का 15%, तो मान लो वह संख्या x है, लेट द नंबर इज x, ऐसी लाइनें मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, सीधे सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलो वो संख्या x मान लिया हमने, ठीक। संख्या का 15% x है, इसका 15% 60 है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उस संख्या का 12% क्या होगा? तो x का हमको 12% ये निकालना है। वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब जो ट्रिक्स से अपन ने जो वैल्यूज याद किए थे, उसमें एक और भी ज़्यादा कैसे इजी पड़ेगा, देखो। x का 15% 60 है, ये बोल सकते हैं कि x का 15% की वैल्यू अभी हमने क्या निकाले थे, 3/20, ठीक है, क्या है 60 है। हो जाएगा सॉल्व, यहाँ से 3 से डायरेक्ट काटो, 3 दूनी 6 और ये 0 लग गया, 20 वहाँ जाएगा। ये तो इतना तो वैसे सबको आता ही होगा पक्षांतर करना। मतलब वह संख्या क्या है, 400 है। तो 400 का क्या निकालना है, 12% निकालना है। 400 का 12% निकालना है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/25, ठीक है। कहीं डिवाइड बाय 100 फिर काटो पीटो, वो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। वैसे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, आंसर फटाफट आता है, ठीक है। तो यहां से देखो 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, ठीक है। 400 है ना, तो 25 चौके 100, 400 है 4 गुना, सीधे सीधे क्या होगा 16। बात समझ में आई। 25 का गुणा करूंगा 4 से तो 100 हो जाएगा, लेकिन यहां 100 था क्या, नहीं 400 था, तो 4 ना होकर के 16 हो गया। अगर इस तरीके से आंसर निकालेंगे तो समय कम बचेगा। या फिर डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप लोग कि 25 एकम 25,
ठीक है। फिर यहाँ कितना बचा, 15 बचा, तो 25 छक्के 150 और 16 तिया 48। तो हमारा इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 48 आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आज आ भी सकते हैं अगर पेपर सिंपल रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा नहीं कोई समझेगा कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ते जाएगा और कल की जो मेरी क्लास आएगी परसेंटेज में, उसमें थोड़ा सा मैं और लेवल हाई करूंगा। जिस प्रकार से मैंने रीजनिंग में कहा था कि जब मेरी मंडे की क्लास आएगी तो उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। चलिए एक नया तरीका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 गुणित 400, ये सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है ना। 25 गुणित 460 प्लस 60 इंटू 180% बराबर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो 25 का 460% प्लस 60 का 180%। तो वो वाला सॉल्यूशन तो करेंगे नहीं कि हम 460 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का मतलब 1/100 बताए थे, तो परसेंटेज हटा दो 1/100 लगा दो। उतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना है। सोचो, अगर मैं 25 का 460% बोलूं या 460 का 25% बोलूं, वैल्यूज में कोई परिवर्तन होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 460 का 25%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 460 का 25%। उसी प्रकार से 180 का 60%। बताओ 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है। हमको 20% का पता है, मान लो 20% का 1/5 होता है। 60% का क्या होगा, 3 गुना होगा, 3/5। 3/5 हमने लिख लिया। अब यहां से 4 एकम 4, 15 चौके 60, 115, 5 तिया 15, 3 5 छक्के 30 हो गया। चलो 115 प्लस 36 तिया 30 तिया 90, 6 तिया 18, ये हो जाएगा हमारा 108। 15 8 23 होता है, 1 और 1 2 होता है, 2 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि परसेंटेज कहीं भी शिफ्ट होता है, ठीक है ना। 60 का 180% निकालो या 180 का 60% निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं अलग से कि निकालो 87.5 का 25%, ये निकालो 87.5 का, या फिर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं 325%, ऐसा 87.5 का 325%। तो इसको चाहे आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, मतलब तो एक ही है। और 87.5% का मतलब क्या होता है, 7/8। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। करना क्या है, 8 से डिवाइड करना है, इंटू 7 करना है। अब इतने कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। वैसे हमेशा क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां वो 8 से यहां कट जाए, वो तो मैंने रैंडमली अपने मन से कोई क्वेश्चन बना दिया, ये समझाने के लिए कि अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, परसेंटेज वैल्यू पता है, तो किस प्रकार से हम परसेंटेज को आगे पीछे शिफ्ट करके क्वेश्चन को हमारे लिए ईजी बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें भी एक नया टॉपिक हमको सीखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन जैसा आपके मोबाइल के स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, मोबाइल या लैपटॉप जिसमें आप तैयारी करते हैं। किसी भिन्न में अंश व हर का अनुपात 5:9 है। किसी भिन्न में अंश व हर का अनुपात 5/9 है, मतलब 5/9 इस प्रकार से, ठीक है। यदि अंश में 40% की वृद्धि और हर में 33.33% की कमी कर दी जाए तो अंश हर से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले तो परसेंटेज को बढ़ाना या घटाना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं पहले ध्यान से देखना। सबसे पहला काम तो यही होता है कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 20% की 1/5 होती है, 40% की 2/5 होगी। एकदम सिंपल कॉमन सेंस ही बात है, ठीक है। कभी भी
परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर दिए, फिर अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि 40% की वृद्धि हो रही है, किसमें वृद्धि हो रही है? अंश में। कहने का मतलब ये जो न्यूमरेटर है, अंश है, इसमें 2/5 मतलब कि 40% की वृद्धि हो रही है। कभी भी वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? 2/5 हर हमेशा वैसा ही रहेगा जो पहले था। ये सारी की सारी चीजें प्रॉफिट लॉस में बहुत काम आएगी, CISI में बहुत काम आएगी। हर हमेशा वैसा ही होता है जैसे पहले था, हर कभी चेंज नहीं करना है। कुछ नई चीज बता रहा हूं, हर हमेशा वैसा ही होगा। अंश क्या होगा? अगर वृद्धि होती है तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, मतलब क्या करना है? 7/5। अगर मान लो कमी हो रही होती तब क्या करते? मैंने कहा जैसा कि 5 हमेशा हर हमेशा वैसा ही रहेगा। वृद्धि हो रही थी तो दोनों को जोड़ दिए थे, अगर कमी हो रही होती तो दोनों को घटा देते। 5 में से 2 गया, कितना बचता? 3 होता। तब उस केस में हम 3/5 से मल्टीप्लाई करते। तो अभी क्या हो रहा है? 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि। इसको आप ऐसा भी चाहे कनेक्ट कर सकते हैं, 40% की वृद्धि इसका मतलब 140% बोल सकते हैं। अब 140% कहने का मतलब यहां पर हम गुणा करके 1/100 निकाल के देख लो, 2 पंचे 2 सत्ते, सीधे सीधे 7/5 इस केस में भी आएगा जो हमने निकाला था। लेकिन इतना हम गुणा करके 1/100 करके हर बार क्यों जाए? हमको पता है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है। तो सीधे सीधे वृद्धि अगर हमने देख लिया इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, दोनों को ऐड कर देना है तो 7 हो जाएगा। कम हो रहा होता तो यहां पर क्या करता? मैं घटा देता, 3 कर देता। हर कभी परिवर्तित यहां पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको अगर समझ में आई है तो मैं आगे बढ़ता हूं। 40% की वृद्धि थी, कितना हुआ था? 2/5 तो ऐसे इसका होता है। वृद्धि हुई थी तो क्या हो गया? ये 7/5 दोनों को ऐड करने के बाद। तो 5 अंश में, अच्छा क्वेश्चन क्या था? अंश में 40% की वृद्धि, इसका मतलब अंश में मैंने 7/5 का गुणा कर दिया। चीजें क्लियर है? अब हर में 33.33% की कमी, 33.33% की कमी, इसका सीधे सीधे तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालो 1/3। कमी बोला है, कमी बोला है, इसका मतलब 3 तो वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, हर को परिवर्तित नहीं करना है। अंश क्या हो जाएगा? कमी बोला गया है ना, तो दोनों का अंतर। पहले क्या बोला गया था? वृद्धि, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया था। अभी क्या बोला है? कमी, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा। 3 में से 1 गया 2, तो यहां क्या हो जाएगा? 2/3। क्लियर है? 5 से 5 कट गया, 3 से यहां 3 तिया 9, तो यहां ऊपर 7 बचेगा, तो 3 दूनी 6 बचेगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है? तो ये हमारे हुए 3 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या आया था? पिछले क्वेश्चन का आंसर 7/6 था। सिर्फ इतना नहीं पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक और लाइन थी। मैंने अभी देखा कि भिन्न में अंश हर से कितना प्रतिशत अधिक है, अंश हर से कितना प्रतिशत अधिक है, यहां तक क्वेश्चन बढ़ाया गया है। कोई बड़ा टेंशन नहीं है। अंश हर से कितना ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 7 6 से कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में? 6 के रिस्पेक्ट में। इसकी प्रतिशत वैल्यू पूछा है, ठीक है, प्रतिशत वैल्यू निकाल देते हैं। 1/6 का होता है 16, सही। 2/3% 16.66%, जो ऑप्शन में हो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ इतना पूछता परिणामी या फिर क्या आंसर है फाइनल वैल्यू, तो हम ये निकालते। वो ये पूछा है कि अंश हर से कितना अधिक है, तो ये 7 6 से 1 अधिक था, इसलिए इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल दिए 16.66%, ठीक है ना। तो ये है पिछले वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ी, मतलब एक बार आय बढ़ रही है उसके बाद फिर बढ़ रही है, मतलब सक्सेसिव केस है। तो आप लोग अभी तक जिस मेथड से सॉल्व करते आए हैं पहले उसको बताऊंगा, फिर एक दूसरा मेथड बताऊंगा, ठीक है। पहले वाला मेथड, पहले हम 10 लिखते थे, क्वेश्चन क्या था 10% बड़ी आय, उसके बाद 20% बड़ी आय, तो 10 + 20 + 10 गुणित 20/100। पहले वाला मेथड 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, तो 10 और 20 30 हो गया, और यहां 2 जोड़े तो 32% ये हुआ। इसमें क्या 32% का नेट इफेक्ट पड़ा उसमें। चलिए
अब एक मेरा तरीका देखिए, या फिर ये कहिए कि दूसरा तरीका देखिए। जब भी कोई वैल्यू बढ़ती है उसके बाद में पुनः बढ़ती है, मतलब यहां पर सक्सेसिव केस आता है। कैसे? 10% की बढ़ोतरी हुई थी और 20% की बढ़ोतरी हुई थी। 10% बढ़ा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कैसे लिखना है? हर है पहले कितना था 10, बाद में कितना होगा, तो वृद्धि हुई है और वृद्धि होती है तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 10 और 1 11। इस प्रकार से लिखेंगे। पहले वाली वैल्यू हमेशा हर मैंने लिखा, बाद वाली वैल्यू कौन सी बनेगी, तो ऊपर जो लिखा होगा हर को और अंश को दोनों को जोड़ देना है। अगर यहां कमी हो रही होती तो ऊपर जो लिखा है नीचे जो लिखा है अंश और हर क्या कर देते, माइनस कर देते। तो इसका मतलब पहले वो 10 था, अब वो 11 हो चुका है, बढ़ोतरी हुई है। पहले ये 10 था जो हर था, ऊपर 1 है, बढ़ोतरी हुई है, दोनों को जोड़कर मैंने 11 लिखा हूं। सिंपल। सेम काम वहां करूंगा। 20% की वैल्यू 1/5, इसका मतलब नीचे क्या लिखा है 5, पहले क्या था 5 था, अब क्या हो गया, बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब वृद्धि हुई है, इसका मतलब 5 और 1 6 हो गया। एक ये टेबल हमको तैयार कर लेना है, 2 मिनट का काम है। 10% 20% है तो हमने फटाफट लिख लिए। अगर 37.5% की वृद्धि हुई, 62.5% की कमी हुई, तब कैसा करते इस क्वेश्चन को, तब ये वाला मेथड आपके बहुत काम आता। तो फिलहाल तो ये इजी वैल्यू थी। 10% की वृद्धि हुई तो 10 से 11 हुआ, 10 नीचे है पहले लिखेंगे, जोड़ करके बाद में लिखेंगे। सेम काम यहां रिपीट करेंगे। अगला स्टेप, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 10 पंचे 50 हो गया, 11 छक्के 66 हो गया। अब क्या हुआ, फाइनल निकालना है, तो फाइनल इफेक्ट क्या पड़ा, 50 से 66 हो गया, 50 से 66 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ गया। आंसर कुछ भी आएगा वहां पर हमको वृद्धि देखने मिलेगा, क्योंकि 50 से 66 कब होगा, जब उसमें वृद्धि होगी। क्लियर है? कितनी वृद्धि हुई है, 50 से 66 कितना बड़ा है, दोनों का अंतर 16 आएगा। 50 में 16 जोड़ूंगा तो 66, तो दोनों में 50 से 66 मतलब कितने की वृद्धि हुई है, तो 16 की वृद्धि हुई है। किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा प्रीवियस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं। 50 नीचे, और क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना था कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 100 से यहां गुणा कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया 32% आपका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन, तो पहले वाला मेथड भी इजी था, ये वाला मेथड भी इजी है, लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज कर देता तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है आप लोगों के लिए। और यहां तक नहीं, आने वाले समय में जब हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे, सीआई, एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, या फिर आने वाले दिनों में मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्रण के बाद हम लाभ हानि पढ़ेंगे, तब बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसा अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं कि क्वेश्चन मैंने चेंज किया, किसी व्यक्ति की आय 37.5% की वृद्धि हुई, ठीक है, उसके बाद 12.5% की कमी हुई। तो बताइए फाइनल में उसकी आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, ऐसा निकालना है। अब 37.5 को इस पे जोड़ूंगा, फिर दोनों को गुणा करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा, तो कहां दिक्कत हो जाएगी। सिंपल काम करूंगा, 37.5% क्या बताया है मैंने, 3/8 होता है। पहले क्या आएगा 8, बाद में क्या होगा, तो बाद में क्या होता है, अच्छा ये वृद्धि हुई है तो 8 और 3 11 हो गया, पहले 8 बाद में 11 हो गया। क्लियर है? अगली लाइन 12.5%, कहने का मतलब 1/8, 1/8 होता है, बिल्कुल होता है। तो पहले क्या लिखूंगा मैं, 8 लिखूंगा, और क्या हुआ है यहां, कमी हुई है ना, कमी हुई है, तो कमी हुई है तो इस दोनों का अंतर हो जाएगा, 1/8 दोनों का अंतर हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 8 में से 1 गया, 7 हो गया। सिंपल हो गया। गुणा करना है, 64, 11 सत्ते 77, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो देखो 64 से 77 हो रहा है, तो इसका मतलब वृद्धि ही तो होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 64 से 77 कितना आ गया है, 7 में 4 गया 3, 7 में 6 गया 1, डिवाइड कर दूंगा मैं 64 और गुणा कर दूंगा मैं 100 से। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया हुआ है, तो इसको आप चाहे कैलकुलेट आगे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमको बहुत ही ज्यादा फायदा देते हैं इस मेथड से, अगर हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस मेथड को और हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं ये भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा,
एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, ठीक है, इसी से बढ़ाते हैं, 5% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। देखो क्या सक्सेसिव लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। क्षेत्रमिति के वो सारे क्वेश्चन जिसमें लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि की गई, चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि की गई, यहां तक कि ऊंचाई में कुछ वृद्धि होगी तो वहां पर 1 2 तीसरा भी लाइन हम बना सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल तो क्षेत्रमिति वाले जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर लंबाई में इतने प्रतिशत की, चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, तो इसमें यह वाला मेथड बिल्कुल अप्लाई होता है। जैसे कि लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। तो सक्सेसिव हमको कहां कहां लगा सकते हैं, जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई होने के बाद तीसरी वैल्यू हमको प्राप्त हो रही होगी, तब वहां पर हम सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। क्लियर है, देखते हैं। 5% कहने का मतलब कितना होता है, तो 1/20 होता है 5%। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, दोनों में बढ़ाई गई, मतलब वृद्धि हुई है ना, दोनों में वृद्धि हुई है, तो 20 से 21 हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना एक, ठीक है ना, 20 और 21। 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो ये 10 तो हर जो नीचे लिखा है हमेशा पहले लिखा जाएगा। वृद्धि हुई है तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 11 लिखूंगा, काम खत्म। 20 गुणित 10 200, 21 गुणित 11। अच्छा, यहां पर एक तरीका बताता हूं 11 से मल्टीप्लाई करने का। 21 गुणित 11, कभी भी किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना है 11 का, कैसे करेंगे, इकाई का अंक लिखेंगे और जो सबसे लास्ट में होगा उसको लिखेंगे ऐसे दूर दूर, उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ये हो गया, यही आएगा आंसर। 21 गुणित 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 221 कैसे आया, कोई भी अंक है, अगर मान लो मैंने लास्ट में जो इकाई का अंक है, जो सबसे पहला अंक है यहां लिखा, सबसे लास्ट वाला अंक है यहां लिखा, दोनों को जोड़ दिया। एक और एग्जांपल बताता हूं, 4 3 2 1, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, कोई भी अंक ले लो अपने मन से, इकाई का अंक 1 है ना, तो 1 लिखो, सबसे ज्यादा दूर क्या है, 4, दूर में लिखो, आपस में जोड़ते चलो, 2 और 1 3 जोड़ दिया, 3 और 2 5 जोड़ दिया, 4 और 3 7 जोड़ दिया, बस 4 और 3 7 जोड़ दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये 11 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका था। हाँ, तो क्या आया था इसका, 2 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 और 1 3, ऐसे जो 11 से मल्टीप्लाई करके बताया। कितना फर्क पड़ा, 200 से 231 गया, कितने की वृद्धि हुई, तो 31 बड़ा है, मतलब वृद्धि तो होना ये तय है। 200 से 231 हो रहा है, वृद्धि तो होना तय है। किसके रिस्पेक्ट में, 200 के रिस्पेक्ट में, पहले वाली वैल्यू के रिस्पेक्ट में। हो गया, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करो, काटो इसको, तो क्या आएगा, 21/2 15.5 हो जाएगा, 15.5। तो 15.5% की यहां पर वृद्धि देखने को मिली है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है। एक घन की भुजा में 20% की कमी की गई, 20% की कमी, 1/5 तो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, पहले 5 कमी की गई तो 5 में 1 गया 4, ठीक है। अब एक घन की भुजा में, घन कहने का मतलब क्या होता है, घन हमेशा, अगर घन का, अच्छा क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, इसके आयतन में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा अगर इसके घन की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए। आयतन कहने का मतलब क्या होता है, a क्यूब, यही होता है आयतन। घन का आयतन मैं अगर निकालूं तो एक संख्या का हमारा a इंटू a, अगर ये घनाभ होता तो l b h ऐसे हम लिखते, मतलब कि 1 बार 2 बार 3 बार गुणा करना है। अभी तक हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ता था, जहां पर मात्र 2 बार गुणा करना पड़ता था, तो यहां हम 2 लाइन बस लिखते थे, बाद में टोटल कर देते थे। यहां 1 बार गुणा, फिर 1 बार और गुणा करना है, तब क्या करना है, सेम टू सेम जो काम यहां 2 लाइन बनाते थे, यहां पर एक तीसरी लाइन और बन जाएगी और कोई अंतर नहीं होने वाला। मान लो ये क्वेश्चन घनाभ का होता कि घनाभ की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि, चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि, ऊंचाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि, तब हम लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में ऐसे लिख करके तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते। फिलहाल तो घन है और घन की सभी भुजा बराबर होती है, तो a का मान, मतलब कि अगर a 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब कि 1/5 तो 5 से 4 होगा, तो दूसरी लाइन भी 5 से 4, तीसरी लाइन भी 5 से 4। बात समझ में आ रही है, क्योंकि घन में हमेशा a ही आता है,
यही यहाँ का कहने का मतलब, घन की सभी भुजा एक बराबर होती है तो सेम टू सेम लाइन हमको रिपीट कर देना है। अगर घनाभ होता तो लंबाई में मान लो 20% की वृद्धि किए हैं तो 5 से 6 हो जाता। अच्छा, अभी कमी हो रही है तो मैंने यहां 4 लिखा है, 5 से 1 कम हो जाके 4। मान लो चौड़ाई होता कि 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि कैसे करते हैं हम, 1/4, मतलब यहां 4 लिख के फिर बढ़ा के 5 करते हैं। वो तो घनाभ वाली बात हो गई, वैल्यूज उसमें बदलती हैं। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग, तो उसमें अलग अलग वैल्यू आती। तो यहां पर तीनों वैल्यू सेम क्यों आई है, क्योंकि घन की सभी भुजा बराबर होती है। एक भुजा में फर्क करेंगे तो a इंटू ए होता था, तीनों सेम होता था, तो यहां पर भी क्या होगा, तीनों सेम होगा। बस मैं यही समझाना चाहता था, ठीक है ना। अगर घनाभ होता तो यहां पर हर एक वैल्यू का आपको अलग अलग दिया होता। उस क्वेश्चन को मैं कल लेकर के आऊंगा, घनाभ वाले क्वेश्चन को। आज हम घन का क्वेश्चन करते हैं कि ये मैंने जो लिखा है इसमें भी सेम टू सेम सक्सेसिव केस लग जाएगा। सिंपल हो गया, आपस में इन सभी को मल्टीप्लाई करो। 5 पंचे 25 पंचे 125, 4 चौके 16 चौके 64। पहले क्या था, 125 था, अब क्या हो गया, 64 हो गया। इसका मतलब देख सकते हैं 125 से 64 हुआ, मतलब कमी हो गया। इसका मतलब कितना कम हुआ, 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गया 6, किसके रिस्पेक्ट में, प्रीवियस वैल्यू, मतलब कि 125। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर दिए। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, गुणा कर दो इन दोनों को। 4 एकम 4, 4 छक्के 24, डिवाइड किया था, 5 से था, सॉल्व कर देते हैं। 5 चौके 20, 4 बचा, 4 चौके 44 हो गया, 5 अट्ठे 40, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, फिर सॉल्व कर लेंगे। 48.8% की कमी हो जाएगी उसके आयतन में। अगर किसी घन के एक भुजा में 20% की कमी किया जाए तो उसके आयतन में 48.8% की कमी हो जाएगी। पहले वाले मेथड से थोड़ा सा ये 2 का निकालते, फिर दोनों के बाद निकालने के बाद फिर तीसरे का निकालते, लेंथी प्रोसेस हो जाता। यहां एक बार में बन गया। घन था तो ये दोनों की पूरी लाइन सेम हो जाएगी, क्योंकि ये घन था। घनाभ होता तो अलग अलग, वो मैं कल बताऊंगा आपको। और कल हम मूल्य में वृद्धि होने पर खपत कितना कम करेंगे, खर्च को अपरिवर्तित रखेंगे तो किस प्रकार के क्वेश्चन, हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और बहुत ही सिंपल वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का जो आपका होमवर्क है आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। तो इन जो होमवर्क को 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपके होमवर्क में, इन तीनों क्वेश्चंस को आप बना करके आएंगे और उसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। तो कल आकर के सबसे पहले मैं इन 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।